देखिए, हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति, संरचना और उसमें होने वाले विविध परिवर्तनों को आज हम देखेंगे। तो चंद्रमा जो है ये कैसे बना, पृथ्वी से देखने में ये कैसा दिखाई देता है ये चंद्रमा, इसकी सतह पर हमको जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं या ये क्यों चमकता है, पृथ्वी से चंद्रमा की कितनी दूरी है और किस गति से ये पृथ्वी की जो है परिक्रमा हमारा चंद्रमा कर रहा है, इसकी सतह पर जो खुरदरे गड्ढे हमको दिखाई देते हैं, ये आखिर इसकी पूरी ये जो निर्माण की प्रक्रिया है वो हुई कैसे। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम जब चंद्रमा पे पड़े थे, तो छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैंने आपको ये बताया। अपन इस चंद्रमा की पूरी उत्पत्ति को समझते हैं थोड़ी सी 3D मैप के जरिए। देखिए, ये जो हमारा चंद्रमा है हमको ऐसे दिखाई देता है, पृथ्वी किस तरीके से ये परिक्रमा निरंतर कर रहा है। 27 दिन 7 घंटे का समय इसको लगता है। चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो देखने में हमको सुंदर लगता है। चंद्रमा की रोशनी में एक हमें असीम शांति मिलती है। सभी धर्मों में, चाहे तो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों में चंद्रमा का एक विशेष महत्व है। लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से चंद्रमा महत्वपूर्ण नहीं है। चंद्रमा को यदि आप देखोगे तो हमारे पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति में भी चंद्रमा का एक विशेष योगदान है। चंद्रमा के वजह से हमारे यहाँ ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा ना होता तो हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो ना झुक पाती और ऋतुएं ना बनती, सर्दी गर्मी वर्षा ना आती। तो चंद्रमा का विशेष वो है। हम चंद्रमा की उत्पत्ति की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसको समझने के लिए हमको हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति को ही समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी जो सौर मंडल है, जहाँ हमारा सूर्य समत सभी ग्रह हैं, पृथ्वी सहित सभी चंद है ना, शनि अरुण वरुण सब बुध वगैरह, ये सबका निर्माण एक ऐसे बादल से हुआ था। ये जो बादल था अपने गुरुत्वाकर्षण से गोल गोल घूमना शुरू हुआ था। उसके केंद्रीय भाग से क्या बना था? सूर्य। और जो आसपास का जो मटेरियल था, इससे हमारे सभी ग्रहों का निर्माण हो रहा था। ये एकल निहारिका सिद्धांत, लैपलास की थ्योरी, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका था। अब इसके केंद्रीय भाग में जो हाइड्रोजन गैस बहुत प्रेशर में आ गई थी, उससे ये सूरज बन गया। और आसपास जो मटेरियल, जो टुकड़े तैर रहे थे, बहुत सारे टुकड़े थे जो आपस में टकरा टकरा करके एक दूसरे को खींच खींच करके एक बड़ा गोला बनाते जा रहे थे। और इस प्रकार से अनेक ग्रहों का, जो हमारे आज 8 ग्रह हैं, लेकिन उस समय सैकड़ों की मात्रा में ग्रह थे जो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और एक बड़ा पिंड बना रहे थे। इन्हीं बहुत सारे ग्रहों में से हमारी एक पृथ्वी बनती है। और पृथ्वी का जो निर्माण हो गया एकदम एक गर्म आग का गोला टाइप का था, और इस पर लगातार बहुत सारे उल्का पिंड, ये पत्थर वगैरह गिर रहे थे, जिससे गिरने से इसके तापमान में बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था हमारी पृथ्वी का, आज से 4.5 अरब साल पहले। और इस पे लगातार उल्का पिंडों की क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी। बड़े बड़े पत्थर इस पे गिर रहे थे, जिन पत्थरों के गिरने से इस पे लावा निकल रहा था और लावे की नदियां बह रही थी। तभी हमारी पृथ्वी जैसे धीरे ठंडी हुई और एक पिंड, एक ग्रह जिसका नाम था थियो, एक छोटा सा ग्रह हमारी पृथ्वी से जाके टकराता है। और उसके टकराने से हमारी पूरी पृथ्वी पर तबाही फैल मच जाती है। और उस तबाही से पृथ्वी का बहुत सा कवर चारों तरफ बखर जाता है। और वह जो कचरा था जो चारों तरफ बखर गया था, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगता है। और जब इस तरीके से पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा था, ये बीच में पृथ्वी है, ये सब मटेरियल घूम रहा है। और ये जिस प्रकार से शनि के चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं, लेयर बनी हुई है, ऐसी हमारी पृथ्वी की चारों तरफ भी क्या बन गई थी? रिंग। ऐसे टुकड़े तैर रहे थे और यही टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के वजह से खिंच करके आपस में चिपकने लगे और एक बड़ा पिंड जो कि हमारा चंद्रमा बन के तैयार हुआ। ये थ्योरी F.B. टोलर नाम के वैज्ञानिक ने दिए। अब ये दोनों ही गर्म थे। धीरे धीरे समय के साथ में तापमान कम होता गया और इनकी सतह निरंतर ठंडी ठंडी होती चली गई। और हमारा जो चंद्रमा उस समय हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक था, पर हमारे आकाश गंगा में और हमारे सौर मंडल में एक जो हमने का लगातार प्रसार हो रहा है, उससे धीरे धीरे सभी पिंड एक दूसरे से दूर जाने लगे। चंद्रमा भी पृथ्वी से दूर जा रहा था। उसके बाद में हमारी पृथ्वी पर कुछ और उल्कापात हुए। और इसी समय क्या होता है कि हमारे जो 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह
अलग अलग जो बहुत सारे ग्रह थे वो मिल करके कुल 8 ग्रह रह गए। उन 8 में से 4 हमारे आंतरिक ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, और 4 बाहर ग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति। कुछ समय बाद में हमारी पृथ्वी पर पुनः उल्काएं गिरी। इस बार जो उल्काएं गिरी थी उनके केंद्र में, उन उल्काओं में बर्फ के टुकड़े थे, और उन बर्फ के टुकड़ों से ही हमारे पृथ्वी पर फिर महासागरों का निर्माण होना शुरू होता है, ठीक है। और उन महासागरों में ही फिर हमारे यहाँ पर पहली बार जीवन आता है। लेकिन इन उल्कापात से हमारा चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा दूर चला गया। इस चंद्रमा पर जो आज की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता था, 30 गुना ज्यादा था, एक दूसरे को बहुत ज्यादा खींच रहे थे। अब पृथ्वी के ज्यादा पास होने के कारण चंद्रमा, ये जो आज हमारे समुद्र में लहरें उठती हैं, उस समय लावा था, गर्म लावा, तो गर्म लावा आज की जो समुद्र की लहरों से बहुत ज्यादा 3 गुना ऊंचा उठता था। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पास था और वो सबको अपनी ओर खींच रहा था। समझते ना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर भी पड़ता है। हमारे समुद्र की जो लहरें उठती हैं, ये काय की वजह से उठती हैं? ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण वजह से। जब चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा दूर चला गया तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई, और इस झुकाव से ही कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी, कभी वर्षा होती है। ये काय की वजह से होती है? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से। और अक्षीय झुकाव काय की वजह से हुआ? चंद्रमा के दूर जाने से। समझ में आ रही है मेरी बात? चंद्रमा के दूर जाने से। तो इस प्रकार से हमारे सागरों, महासागरों में ये जो ज्वार भाटा आते हैं, या फिर हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ये सब काय की वजह से हो रहा है? चंद्रमा की वजह से। ये सब ना हो रहा होता तो हमारे यहाँ पर जो इतना अच्छा जीवन, जैव विविधता दिखाई देती है, ये हमको दिखाई ना देती, ठीक है। तो इस प्रकार से अब चंद्रमा के ये उत्पत्ति की वैसे तो अनेक अनेक किंवदंतियां हैं। जैसे हमारे अगर धर्म के अनुसार मैं बात करूं तो हमारे धर्म में ऋषि अगस्त के नेत्र से निकला जल, और उससे बना है क्या? चंद्रमा, ऐसा कहा जाता है। धर्म की बातें अलग होती हैं। धर्म में तो ये कह देते हैं कि ऋषि शेषनाग के फन पर पृथ्वी रखी हुई है, या फिर ईसाई धर्म के अनुसार भाई जो है पृथ्वी एक प्रकार से पटिया है जो काय पर रखा हुआ है, 2 हाथियों पर रखा हुआ है। तो धार्मिक थ्योरी अलग होती हैं, वैज्ञानिक थ्योरी अलग होती हैं। वैज्ञानिक थ्योरी प्रूव्ड थ्योरियां होती हैं। आपने देखो ये जो चंद्रमा की सतह पर आपको धब्बे दिखाई देते हैं कुछ, वो जो धब्बे हैं, वास्तव में क्या थे? जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर उल्काएं गिरी थी, उल्काएं, ऐसे चंद्रमा की सतह पर भी क्या गिरी थी? उल्काएं। तो जगह जगह चंद्रमा पे क्या दिखाई देते हैं हमको? गड्ढे दिखाई देते हैं। और वो जो गड्ढे होते हैं, ये जो गड्ढे होते हैं, या जो जब वो उल्का उस पे गिरा चंद्रमा पे, तो जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से लावा निकला था, ऐसे चंद्रमा के अंदर से भी क्या निकला? लावा। वो लावा फैल के चंद्रमा की सतह पर जम गया। वो जमा हुआ लावा ही हमें चंद्रमा पर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये तो चंद्रमा की उत्पत्ति की थ्योरी मैंने दी। इस थ्योरी को एफ.बी. टोलर ने दिया था कि भाई चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। अब हुआ क्या? पहले ये सोचते थे हम ये सोचते थे कि भाई ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी जो है ये अपना धुरी पे परिक्रमा कर रही थी, कोई बाहर से कोई मटेरियल आया होगा और वो पृथ्वी ने उसे अपनी ओर खींचा होगा, और इसीलिए वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। ये एक सिद्धांत था। पर जब आपको पता है कि 1970 में हमारा जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा से लौट के आए 1969, अपोलो 11 जहाज से गए थे, पता है आपको? नासा के 3 व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन आर्विन, ये लोग व्यक्ति गए थे। ये वहां से कुछ चट्टानों के टुकड़े लेके आए, सैंपल लेके आए, और उन सैंपल की जब हमने जांच करी तो हमने पाया कि जो हमारी पृथ्वी के टुकड़ों में है वही का वही सेम मटेरियल काय में है? चंद्रमा के टुकड़ों में है। तो इससे ये वाली जो थ्योरी थी, ये थ्योरी फेल हो गई। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता, कोई बाहर से ही आया होता, तो जो है ये इसका मटेरियल और हमारी पृथ्वी का मटेरियल एक जैसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने कहा कि ये दूसरी थ्योरी की एक टुकड़ा आया, इससे टकराया, जो थियो नाम का एक ग्रह, थियो नाम का ग्रह इससे आके टकराया, और टकराने से पृथ्वी का ही कचूमर, ऊपर की पपड़ी जो ऊपर छिटक गई पूरे में, और उसी पपड़ी से बाद में क्या बना? चंद्रमा।
इसीलिए पृथ्वी की चट्टानों में जो मटेरियल मिलता है वो कायम मिलता है, चंद्रमा पे मिलता है। इसलिए हम चंद्रमा को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह। फॉसिल प्लेनेट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब जीवाश्म मतलब क्या होते हैं, जीवों के अवशेष। और जीवों के अवशेष भाई, जीवन कहाँ पर है, केवल पृथ्वी पर है। और पृथ्वी का ही हिस्सा क्या है, चंद्रमा है। तो कुछ ना कुछ अवशेष जो पृथ्वी पर जीवन रहा होगा तो वो अवशेष वहां पर रहे होंगे, इसलिए इसे फॉसिल प्लेनेट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए, अब पृथ्वी के संदर्भ में यदि हम चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी के संदर्भ में आप देखेंगे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हम कहते किसे हैं, वह प्लेनेट जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, वह पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। ग्रह क्या होता है, जो कि तारे की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी क्या है, ग्रह है जो काय की परिक्रमा कर रहा है, तारे की परिक्रमा। तारा मतलब हमारा सूर्य, और हमारा चंद्रमा काय की परिक्रमा कर रहा है, हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह। तो ये क्या हो गया, उपग्रह। प्राकृतिक है क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ये तो अपने आप बना है स्वतः। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। अब चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इस बात को समझते हैं। क्योंकि चंद्रमा का जो आकार है हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा। कितना, ये 25% है। कितना है, 25%। यदि हमारी पृथ्वी कितनी है, 100% है। पृथ्वी यदि 1 रुपया है तो 54 है, यानी पृथ्वी का ये 1/4 है। कितना है, 1/4। और पृथ्वी के पास भी है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, औसतन दूरी भाई। इसीलिए क्या होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, कम है। हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा यहाँ पर मात्र कितना है, 6 गुना कम है। कितना है, 6 गुना कम। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हो तो आप चंद्रमा पर कितने किलो के हो जाओगे, 10 किलो के हो जाओगे। कितने किलो हो जाओगे, 10 किलो के। और इसीलिए पृथ्वी पे, चंद्रमा पे क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो क्या है भाई, यहाँ पर तापांतर बहुत ज्यादा है। तापांतर मतलब क्या होता है, दिन के और रात के तापमान के बीच का अंतर। क्योंकि पृथ्वी पर चारों तरफ क्या है, वायुमंडल। सूर्य किरणें मुश्किल से आती हैं, आने में भी दिक्कत है क्योंकि वायुमंडल रोकेगा किरणों को, और आ गई तो ये टकरा के वापस नहीं जा पाती। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस तरफ सूर्य मान लेते हैं, इस तरफ क्या है, दिन, और यहाँ पर क्या है, रात। तो दिन के समय क्या है, किरणें आ रही हैं, लेकिन उन किरणों को रोक कौन रहा है जाने से, वायुमंडल। तो रात के समय भी ये रुकी हुई किरणें ही हमारी पृथ्वी को क्या रखती हैं, गर्म रखती हैं। सही में आ रही है, जो दिन के समय आ गई उनको जाने से रोक दिया वायुमंडल ने। लेकिन यहाँ ऐसा कि यहाँ बेरोक टोक आएंगी, बेरोक टोक जाएंगी। और इसलिए दिन के समय गर्मी ज्यादा है और रात के समय किरणें आ ही नहीं रही हैं। हमारे इधर भले नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे इधर हमने दिन में कुछ रिजर्व कर ली थी, कुछ सेव कर ली थी, जिन्होंने हमारे तापमान को रात में गर्म रखा था। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर रात का तापमान माइनस में 100 डिग्री चला जाए, दिन का तापमान माइनस में 150 डिग्री हो जाए, समझ रहे, सॉरी प्लस में 150 डिग्री हो जाए, तो रात में तुम कुल्फी बन जाओगे, जम जाओगे, और दिन में तुम भाप बन जाओगे, गैस बन जाओगे, उड़ ही जाओगे, है ना, पिघल जाओगे। तो ये इस प्रकार से ज्यादा तापमान में अंतर होने के कारण जीवन संभव नहीं। सही में आई बात। तो भाई चंद्रमा की और हम बात करें तो चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण, अब परवलयाकार दीर्घ वृत्ताकार कक्षा मैंने आपको बताई थी भाई, कभी पास और कभी दूर। आप लोग देखिए, चंद्रमा हो या पृथ्वी, एक दूसरे की परिक्रमा कैसे करते हैं, सभी अंतरिक्षीय पिंड दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा क्या होती है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र बीच में ना हो। इसका ये केंद्र कहाँ होता, बीच में, यहाँ होता, पर ये कहाँ है, यहाँ है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, 3,63,104, और ये दूरी ज्यादा है, 4,05,692 किलोमीटर। कभी पास है कभी दूर है, इस तरीके से घूमता है, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक है, अच्छा, एवरेज जो दूरी हमने निकाल ली है वो है 3,84,000। ठीक है,
हम याद क्या रखते हैं, यही रखते हैं, ये न्यूनतम दूरी है और ये अधिकतम दूरी है। न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं क्या, पेरोजी, क्या कहते हैं, पेरोजी। और अधिकतम दूरी को हम कहते हैं क्या, एपोजी, क्या कहते हैं, एपोजी। पेरोजी, एपोजी, ये दूरियों को कहा जाता है। देखो पेरोजी, पास है, पास है, पेरोजी एक याद कर लेना, अपोजी तो अपने आप याद रह ही जाएगी, पेरोजी अपोजी, ठीक है। तो पेरोजी कितनी है, 363, और अपोजी कितनी है, 4-5, ठीक है। और एवरेज की दूरी कितनी है, 3,84,000। अब आप देखिए नोट्स में, चंद्रमा का पथ कक्षा परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पेरोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरोजी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब पेरोजी है मतलब पास में है, तो हमें सामान्य की स्थिति में ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। एवं जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा हमको थोड़ा सा छोटा और कम चमकीला दिखाई देगा सामान्य की अपेक्षा, ठीक है। देखिए आप ये जानते ही हैं कि हमारी जो पृथ्वी है और ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसको लगभग 27 दिन 7 घंटे, तो मैंने लिख दिया 28। और हमारी पृथ्वी को चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितने लगते हैं, 365 दिन का समय लगता है। देखिए कैलेंडर दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, 365 दिन का साल हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर है हमारे, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 12 महीने। ऐसे ही हमारे जो हिंदी कैलेंडर है विक्रम संवत, वो है चंद्रमा पर आधारित। चंद्रमा प्लस सूर्य दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसको देखो, ये साथ में घूमती रहेगी और ये इसके पास पास घूमता रहेगा। अब 28 दिन का एक महीना, फिर कुल कितने चक्कर लगाएगा चंद्रमा, 12 चक्कर लगाएगा। 12 चक्कर मतलब 12 महीने होंगे। इसे बोलते हैं हम चंद्रमास। क्या बोलते हैं, चंद्रमास। सौर मास जो होता है वो होता है 30 दिन का, 31 दिन का, ठीक है। चंद्रमास कितना होता है, ये 28 दिन का, 27 दिन 7 घंटे का। इसलिए वो हमारी दोज तीज आगे पीछे हो जाती हैं। आज दोज पड़ गई, दीपावली आज भी है, कल भी मना रहे हैं ना, तो इस खावे की नावे की अमास वो सिस्टम हो जाता है। देखिए आगे देखते हैं अपन, चंद्रमा की परिभ्रमण व परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे या 7 घंटे। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का लगभग कितना है, 1/6। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज और देखना चाहिए कि हमारा जो चंद्रमा है, उसमें वो नहीं डाला कि मैंने आपसे कहा हमारा जो चंद्रमा है वो हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, कि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों कैसे हैं, सेम है। अब परिभ्रमण और परिक्रमण सेम है, कैसे सेम है भाई, देखो एक सेकंड में तुम्हें बताता हूं, इस तरीके से समझिए आप। तेरी तो खुलना, मैं इसमें एक इमेज देख रहा था, चलो मदन दो, वैसे ही समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जिस देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा की जो खुद पे धुरी पे घूमना, इसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण। क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहा जाता है, ठीक। और पृथ्वी की परिक्रमा करना, इसे कहते हैं हम परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण। अब दोनों का समय कितना है, 27 दिन 7 घंटे, 8 घंटे 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे से कुछ ज्यादा इसलिए 8 कह दिया, ठीक है। यानी इसको इसमें घूमने में भी कितना लग रहा है, 27 दिन 7 घंटे, और इसकी पूरी परिक्रमा करने में भी कितना लग रहा है, 27 दिन 7 घंटे, ठीक है।
अब मैंने कहा कि भाई चंद्रमा का हमको केवल यह हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, पृथ्वी से देख रहा हूँ चंद्रमा को, तो मुझे ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से जब चंद्रमा पूरा घूमेगा, राउंड करेगा, तो एक चक्कर इसका पूरा ऐसे में भी हो जाएगा। मतलब मुझको हमेशा केवल चंद्रमा का यही हिस्सा दिखाई देगा, केवल यही, ठीक है, केवल यही हिस्सा दिखाई देगा। समझ में आ रही? जिस तरीके से हमने पृथ्वी पे बताया था आपको, जैसे आप इसको मोबाइल समझ लीजिए, ये मोबाइल है, इसको मोबाइल को चंद्रमा समझ लीजिए, और इस तरीके से ये यहाँ से घूमने शुरू हुआ और इस तरीके से पूरा घूम गया, तो मुझे केवल मोबाइल की स्क्रीन ही दिखाई दे रही है, मोबाइल का पिछला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। आप देखना दोनों चीजें हो रही हैं, चक्कर पृथ्वी का भी पूरा हो रहा है और ये खुद की धुरी पे भी पूरा घूम रहा है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि चंद्रमा का हमेशा हमें केवल 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, और जो उसका पीछे का हिस्सा है ये कितना 41% हिस्सा हमको कभी दिखाई नहीं देता। और हमने अभी जो हमारा मंगलयान भेजा था वो इसी हिस्से पे भेजा था। समझ में आ रही मेरी बात आपको? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही कैसे हैं, सेम है, इसलिए एक ही हिस्सा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, पिछला हिस्सा दिखाई नहीं देता। क्योंकि आप जानते हैं चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाश होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। चंद्रमा पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश, और चंद्रमा का प्रकाश उससे टकरा के फिर हम पे आता है, और हम तक प्रकाश आने में चंद्रमा को 1 सेकंड 25 पल्स का समय लगता है। क्योंकि आप जानते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000, और जो है प्रकाश की किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है निर्वात में। ये पता है ना, ये काय का वेग है, प्रकाश का वेग। प्रकाश की ये किरण निर्वात में, वैक्यूम में, खाली जगह में 1 सेकंड में कितनी चलती है, 3 लाख किलोमीटर। तो 3 लाख 1 सेकंड और 84 25 पल्स, ठीक है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो भैया इस तरीके से अब आप देखिए, तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया कि चंद्रमा का मात्र 59% हिस्सा हमको दिखाई देता है, 41% कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण कैसे हैं, समान है। दूसरा पॉइंट क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वीय जो है पृथ्वी से कितना है, 1/6, यानी आप यहाँ पे 60 किलो के हैं, चंद्रमा आप जाके 10 किलो के हो जाएंगे। चंद्रमा का आकार समझ में आ गया, पृथ्वी से कितना है, हमने कहा 1/4 है, कितना है, 1/4। पृथ्वी यदि 1 रुपया है तो चंद्रमा 54 है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे सुपरमून की। सुपरमून क्या है भाई, देखो पूर्णिमा और अमावस्या आप समझते हैं, ये चंद्रमा की क्या होती हैं, कलाएं होती हैं। आप इस तरीके से देख लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए यहां से ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये हमारे बीच में क्या है, पृथ्वी है, और ये परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि भाई मैं यहां पर बैठा हूं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं चंद्रमा के इस हिस्से पे, और मुझे चंद्रमा यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि किरणें कहाँ पड़ रही हैं, पीछे पड़ रही हैं। इस कंडीशन को मैं क्या नाम देता हूं, अमावस्या। क्या नाम देता हूं, ये क्या है, अमावस्या। समझ में आई? ये मत सोचना कि ये दिख तो रहा है, अरे भाई ये तो उधर से दिख रहा है, मैं तो कहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल ऐसा क्या है, बिल्कुल यहाँ पर 0% चंद्रमा दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही मैंने कहा साहब चंद्रमा इस तरफ बढ़ेगा, ये अमावस्या थी, अमावस्या के बाद क्या आएगी, परमा, दोज, तीज, चौथ, तो धीरे धीरे चंद्रमा हमको दिखने लगेगा। 25% चंद्रमा दिखा, है ना। फिर जैसे ही ये क्या आ जाएगी, सप्तमी अष्टमी, समझ रहे हो, परमा, दोज, तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और जा हो गई क्या, पूर्णिमा। क्या हो गई, पूर्णिमा को मैं यहां बैठा हूं भैया, पूर्णिमा को मुझे 100% चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा क्या हो रहा था, बढ़ रहा है। कितने दिन तक बढ़ रहा है, 14 दिन तक।
टोटल हम अगर इसको परमा परमा से मान लें, परमा से, तो पूर्णिमा तक कुल कितने दिन हो रहे हैं? 15 दिन। कितने दिन हो रहे हैं? है ना, परमा माने तिथि नंबर 1, दोज, तीज, चौथ, 5, छठे, साते, आठे, नवे, दसे, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा हो गए 15। तो इसे हम बोलते हैं पक्ष। 15 दिन को क्या बोलते हैं? पक्ष। चूंकि चंद्रमा बढ़ रहा है, चंद्रमा सफेद हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? शुक्ल पक्ष। क्या है? शुक्ल पक्ष। फिर चंद्रमा क्या होगा? यहां से घटना शुरू होगा। 100% से 75%, 50%, है ना, 25% और फिर 0%। तो ये क्या चंद्रमा घट रहा है, तो कृष्ण पक्ष क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। ठीक। अब आप देख पा रहे हैं कि 14 कलाएं जे और 14 कलाएं जे सेम है। 14 टाइप का चंद्रमा इस तरफ है, तो देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये सेम है। तो 14 टाइप के चंद्रमा सेम है। यहाँ बढ़ रहा था और यहाँ घट रहा है, लेकिन ये एकदम ब्लैक और ये एकदम वाइट। ये पूर्णिमा अमावस्या, ये पूर्णिमा। तो 14 टाइप जे और 2 टाइप जे, तो कुल कितने टाइप हो गए? 16 टाइप। तो 16 कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 कलाएं। चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? 16 कलाएं। 16 कलाओं को संपूर्ण कला कहा जाता है, और संपूर्ण कलाओं से अवतार भगवान कृष्ण का हुआ था। एकमात्र व्यक्ति जिसे संपूर्ण कहा जाता है। अभी तक देखो, अवतार की जो अवधारणा है ना, अवतार की, हम हिंदू है ना, हम लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर अवतार लेके आते हैं, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्तमनम सृज्यामि हम। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लूंगा, आऊंगा। पर भगवान किस रूप में आते हैं? भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान चिंटी से लेके हाथी तक कुछ भी बन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी बन सकते हैं। और भगवान ने समय समय पर अवतार लिया है, अलग अलग। भगवान कभी मछली के अवतार में आए, 10 अवतार हमने देखे हैं। शुकर, कुर्म अवतार, कछुआ का अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, देखें। ये तो भगवान के 10 अवतार हैं, जबकि भगवान के अवतार 24 माने गए हैं। 24 अवतार भी हैं। और ये भी नहीं, ये तो चलो छोड़ो, 24 तो छोड़ो, हम तो किसी भी व्यक्ति को, महान व्यक्ति को ईश्वर का अंश अवतार, भैया बोलते अवतारी पुरुष हैं, कह देते हैं। अरे वो मोदी जी तो यार भैया अवतारी पुरुष हैं यार, उन्होंने तो पूरा वो कर दिया, अवतारी पुरुष हैं। तो मतलब अवतार का मतलब क्या है? कि ईश्वर के, देखो हम सब ईश्वर के अंश हैं, ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। एको हम द्वितीय नास्ति, हम सब एक हैं, दूसरा कोई है ही नहीं है, सब ईश्वर के अंश हैं। पर ईश्वर की विशेष कृपा जिस पर है, उसे अंश अवतार मान लेते हैं। कुछ में ज्यादा पावर थी ईश्वर की, तो 24 और ज्यादा पावर थी, तो हमने सिलेक्टेड 10 लोग कर दिए। और 10 में से भी हमने सबको एक जैसा अवतार नहीं माना। 10 में से भी हमने कलाएं दी। फिर 10 में से कि सब इतने, इनमें इतनी कला थी, इसमें इतनी कला थी, इनमें इतनी कला थी, कि भाई इनको 10 कलाओं से, 8 कलाओं से अवतार हैं परशुराम जी, या फिर 14 कलाओं से अवतार भगवान राम का हुआ। कंप्लीट अवतार जो है, फुल अवतार जो है, जो पूर्ण ईश्वर ही आया, वो भगवान कृष्ण को कहा गया। क्योंकि अब कभी आपने सोचा कि पूर्ण क्यों कहा गया? कृष्ण को पूर्ण क्यों कहा गया? कृष्ण को पूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार, अच्छा भी और बुरा भी, भला बुरा, सब कुछ किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है ना। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज निरर्थक तो है नहीं, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। वो हमारे दृष्टिकोण है कि हम सोच रहे हैं कि अच्छा है बुरा है, हम सोच रहे हैं पाप है या पुण्य है ना। कृष्ण ने अच्छे को भी अपनाया, बुरे के भी अपनाया, सब उसमें रहे वो। इसलिए उन्हें संपूर्ण अवतार कहा जाता है। जैसे राम ने कह दिया, कि पिताजी ने कह दिया कि भाई ठीक है जाओ वनवास चले जाओ, वो राजपाट छोड़ छाड़ के वनवास चले गए। राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि बिल्कुल लंका को भीषण को दे देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हम हटेंगे नहीं। चाहे भाई को वो लग गई, शक्ति लग गई, और सारी कष्टों में रहे और 14 साल वन वन भटके। पर कृष्ण ऐसे नहीं करते। कृष्ण ने जो ले ली, तब
प्रतिज्ञा भी ले ली कि नहीं मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सौगंध खा ली। और जब मालूम चला कि बीच में ऐसी कंडीशन आ गई तो उन्होंने जड़ दिया प्रतिज्ञा, उठाओ अस्त्र। बताओ, राम कभी रावण के आगे से भाग सकते थे? नहीं। लेकिन कृष्ण ने खूब लड़ाई लड़ी, खूब लड़ाई लड़ी, जिंदगी अब जो तो यार आप ही हो कालिया बन भगलो। उनने ये बताया कि जो परिस्थिति, जैसी परिस्थिति जहां आप हो, ये जीवन है, इस जीवन को आपको हर परिस्थिति में स्वीकार करना है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? संपूर्ण अवतार कहा जाता है। जनेऊ धारण किया, जनेऊ धारण किया, और उसी जनेऊ से कालियावत को, जनेऊ जनेऊ तोड़ना हमारे धर्म में सबसे बड़ा वो माना जाता है, जनेऊ नहीं तोड़ा जाता। लेकिन जब वो यमुना जी में कूद गए तो वहां पर अब वो सांप से लड़ाई हो रही है, भानेंगे कैसे, क्या करें? भाई ना कालिया को नाथा था ना, तो कहाँ से नाथो, तो खुद के जनेऊ को तोड़कर उससे नाथ दिया। कृष्ण क्या है? जो सांप के फन पे हैं, मतलब मृत्यु पास खड़ी है तब भी क्या चल रहा है? नृत्य चल रहा है। मतलब हर कंडीशन में आनंद होना चाहिए, आनंद के साथ कोई समझौता नहीं किसी भी कंडीशन में। परसों अपनी कल 11 तारीख की गीता जयंती है, पता है आप लोगों को? गीता जयंती है पर, और गीता जयंती पर अपन एक अच्छा खासा अच्छा बढ़िया कार्यक्रम रखेंगे युगल सरकार मंदिर पे। मैंने कल भी डाला था सर रात में मैसेज, तो 2 जने यहाँ के लिए आए थे, बाकी तो हम बेचारे और लोग कर ही रहे थे। अब ठंड पड़ रही, सवेरे को आए, सुबह आओ, ने योग करो, प्राणायाम को, अच्छी बातें सीखो, ने जीवन ने चेतना में आ जाओ, एक दिन निपट जाओगे। जीवन में जानो कि जीवन क्या है, जीवन में थोड़ा सा सोचो। तुम क्या सोच लोगे? नौकरी लग जाएगी, घर बिल्डिंग बस सब मोड़ा मोड़ी, पैसा मैसा कमा लोगे तो फिर तुम्हारी इच्छाएं पूरी, सुखी हो जाओगे? सुखी व्यक्ति, आनंद व्यक्ति तभी मिल सकता है जब वो अपने अंदर आनंद खोजता है। और अपने आनंद को अंदर आनंद खोजने के लिए आपको उस क्षेत्र में भी कुछ काम करना पड़ेगा। हालांकि मजाक लगती है तुम लोगों को, आनंद लेते तो लिव करो, कोई दिक्कत नहीं। कर अबे इतनी चेतन नहीं जगी, आज नहीं तो कल जगेगी। अब जगेगी, बुढ़ापे में जगेगी, मरद मरद में जगेगी, मरद मरद में फिर वही गीता तुम्हारे कान में कही जाएगी। अपने धर्म में देखो, गीता जैसा ग्रंथ जिसको आदमी को होश में हवास में पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बाइप तो कब सुनाते हैं आदमी? जब वो डर हुए, कायफ है, अंतिम सांस गन रहा है, तब भाई कान में कहेंगे गीता, अब भाई गीता सुनाई दे रही है, और बाकी मोहम्मद आ रहे हैं गंगा जल कि भैया चलो जा, है ना? गीता जैसे ग्रंथ को अभी पढ़ना चाहिए, वो सवाल सुनना चाहिए। जो लोग अपने संग, जैसे हम ग्राउंड गए, पार्क गए, तो वो साथ में बढ़िया माइक में लगा के सुन रहे हैं गीता। मैं गीता मिता का पाठ माठ करने की नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर तुम सोच रहे हो कि पाठ माठ करो, मैं तुमसे कोई ये नहीं कह रहा हूँ तुम भजनी पूजनी आदमी बन जाओ, भगत जी बन जाओ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही भगत जी नहीं हूँ, तुमसे क्या कहूँगा भगत जी बन भाई। मैं ये कह रहा हूँ जियो, लेकिन थोड़ी सी चेतना। चेतना मतलब समझते हो ना कि चेतना का होता? सर चेतना मतलब हमें पता हुए क्या क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे हो? ज्यादा साहित्यिक भाषा ना हुए, नहीं तुम्हारे मूल के ऊपर जाल लगाए। चेतना का मतलब जो ये है कि हमें पता हुए कि हम क्या कर रहे हैं, सत्य का आभास हो। सत्य का आभास क्या है? सत्य क्या होता है? सत्य है क्या? सत्य वो है जो कभी बदलेगा नहीं। असत्य क्या है? जो बदल जाएगा। सत्य क्या है? जो बदलेगा नहीं। अब क्या क्या क्या, अब जरा आप विचार कर लो, मुझे बताओ क्या चीज है जो नहीं बदलेगी? अकेली मृत्यु? परम तत्व आत्मा, अपना मन, परमात्मा, ये तो नहीं बदलेगा कभी। बताओ, क्या आपके पास हमेशा आपका आपकी जवानी रहने वाली है? क्या आपके पास आपका रुपया रहने वाला है? रहेगा क्या? क्या आज आपका मान सम्मान वो स्थिर रहेगा हमेशा के लिए? क्या आज का आज दुख है वो रहेगा स्थिर? क्या सुख है वो स्थिर रहेगा? क्या दिन है वो स्थिर रहेगी? रात रहेगी? शरीर स्थिर रहेगा? जो चीज अस्थिर है वो सब असत्य है। और इस असत्य को हम केवल भ्रमवश सत्य मान के बैठे हैं, और हम उसको समझना ही नहीं चाह रहे। जानते सब हैं, पर हम ये कहते हैं कि नहीं सपना है ना, सो रहे हैं अपन जैसे सपने में, तो सपने में तुम कहीं भाग रहे हो, तुम भूख लगी हो जोर से, पंगत में बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुआ पानी पी रहे हो, तुम हेडपंप में पानी पी रहे हो, प्यास लगी है, अपन भाग रहे हैं, अपने पीछे आ नहीं पा रहे हैं, और अपन भाग नहीं पा रहे, गिर रहे हैं। कुछ मतलब अपन ऐसा लग रहा हो कि अपनी बहुत बड़ी कोई चीज नष्ट हो गई,
अपने सपने में कोई अपने कोई कोई आदमी मर गया हो, अपने कोई खास, अपने मम्मी पापा भैया बहन मर जाते हैं कभी कभी सपने में, अपने मर जाते हैं तो अपन रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं, और अपन को उस समय यही लगता है कि यही तो सत्य है। एक सेकंड एक पल के भी नहीं हम समझते, वो तो हमें जब अरे यार सपना देख रहा होता है, ऐसे लगता नहीं लगता? तो ये सपना, जैसा सपना वो था ना, हम जग के हमें मालूम चला कि नहीं यार वो तो कुछ और चीज थी, वो तो अच्छी थी, भगवान सपना था। ऐसे ही जिस दिन हम मर जाएंगे ना, तो जो सपनों जो चलो सपनों, जो सपनों की बादन टूट जाएगा, फिर हम होश में जाएंगे, अच्छा, सपना था ये अलग। समझ रहे हो? अब हो सकता है आपको लग रहा है ये सब थीसिस थ्योरी सिद्धांत, क्योंकि इनको प्रूव करने की कोई चीज नहीं है। एक चीज जरूर प्रूव मैं कर सकता हूँ, वो आप लोग खुद खुद सोचो। क्या सोचो? आप अपने शरीर को देखो, हाथ आंख त्वचा सबको देखो, परिस्थिति को देखो, और आप जरा सोचो आज से 10 साल पहले समय में पीछे चले जाओ। आप छोटे से थे, आंटी खेलते थे, कछु करते थे, नेक्स्ट से थे, अब तुम, तब भी तुम ही थे, आज भी तुम ही हो, बदल क्या गया? तुम वही हो। विचार करना, तुम तो वही के वही हो, वैसे के वैसे। ज्यादा कर रहे हो आध्यात्म ज्ञान तो नहीं हो रहा हो, सही में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? तुम आप फील करना है, तुम वैसे के वैसे हो गए नहीं? तुम बूढ़े हो जाओगे, खाल लटक जाएगी, दांत टूट जाएंगे, लेकिन तुम जो तुम हो वो तुम ही रहोगे, वो नहीं बदलेगा। वो क्या है? वो तुम पतो करो क्या है, वो अपनो अपनो है। वो मेरे कैसे आत्मा नाम देता हूं, अंग्रेज सोल कह दें, कोई कछु कह दे, कोई कछु कह दे, नहीं, सब उधार का ज्ञान है, सब ज्ञान उधार का है। जब तक तुम खुद नहीं जानोगे तब तक तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा। गूंगा गुड़ खाए, मन ही मन मुस्काए। जब तक अनुभव तुम्हें खुद नहीं होगा, और तुम ये सोचो कि हम बच लें, हम बच लें, बचोगे नहीं। आज नहीं तो कल, वो कल नहीं तो मृत्यु सैया पे मरते मरते तो पता कुछ समय के लिए आएगा। वो मरते मरते समय व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता कि यार मेरा जीवन चला गया, ये मेरे घर मैं बिछड़ रहा हूँ, मोड़ा मोड़न से घर बिल्डिंग छोड़, नहीं, वो इसलिए रोता है केवल कि यार निकल ही तो गया, कुछ नहीं कर पाया। मरते समय से यही याद आता कि यार कुछ नहीं कर पाया, मैं सोच तो रहा था कि मैं ये करूंगा, मरने से पहले करूंगा, सोच ना मरने से पहले भगवान का नाम लेंगे, बूढ़े होकर नाम लेंगे, बूढ़े होकर नाम लेंगे, भगवान को भक्ति करेंगे ही करेंगे, नहीं, फालतू की बात है। पढ़ते पढ़ते ही भक्ति हो सकती है, खाते पीते भक्ति हो सकती है, अपने आप को जानने का प्रयास हो सकता है। मैं आपसे सन्यास की नहीं करूँ, तुम कल बाबा जी बन जाओ, सब दिन भाग जाओ घर से, निकल से उठ बुनसर ले, भगवान ने नवास बंदना हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो कर रहे हो, जहां हो, जिस कंडीशन में हो, अपना एक अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करो कि आप वहां जुड़े रहो अपने आप से, वहां मतलब कोई ऊपर नहीं है, अपने अंदर। चलो प्रवचन हो गए, वो तो बीच में कहाँ पहुंच गए थे अपन? अपन बात, अच्छा मैं बात कर रहा था आपसे सुपर मून, क्या बात कर रहा था? चंद्रमा की, अभी सुपर मून। अब देखो, फुल मून क्या है? पूर्णिमा, पूर्णिमा फुल मून है। सुपर मून क्या है? सुपर मून की जो बात है, दो कंडीशन ध्यान सुन लेना। देखो, एक तो पूर्णिमा होगी, और वो चंद्रमा की कंडीशन काय की होगी? पैरोजी वाली। काय की होगी? सही में आ रही मेरी बात? पैरोजी में होए मतलब सबसे बगल में है, और ऊपर से पड़ जाएगा पुणे। चंद्रमा फुल दिखाई दे रहा है, और सबसे ज्यादा 3,65,000 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? चंद्रमा हमको ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सुपरमून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। पैरोजी फुल मून, पैरोजी फुल मून माने पुणे, अरे फुल मून तो नॉर्मल भी होता है, पुणे तो होती है, हर महीना में एक बार होती है, होती कि नहीं होती पुणे? लेकिन पैरोजी, पैरोजी समझ रही है, समझ रही? पैरोजी मतलब पास में, तो को कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा, नॉर्मल चंद्रमा से 14% बड़ा, और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। 27 सितंबर 2015 को विश्व में अनेक भागों में सुपरमून चंद्र ग्रहण की परिघटना देखी गई। ठीक है, अब जब देखते हैं जी, ये है नॉर्मल कंडीशन, ये टुकड़ा नॉर्मल है, ये कैसा है? पैरोजी फुल मून। ये नॉर्मल फुल मून है और ये सुपर मून है, मतलब इतना अंतर दिखाई देता है हमको।
क्योंकि चंद्रमा हमारे पास में होता है उस दिन। ठीक, अब देखिए आप ब्लू मून। ब्लू मून क्या है? देखो ब्लू मून की घटना जो है वो ऐसी घटना है कि भाई चंद्रमा एक महीना में 2 बार पूने पड़ जाए। वैसे एक महीना में एक ही बेर पूने पड़ता है। को महीना 31 हुए, 31 महीना हुए, 1 तारीख के पड़ गई पुणे और फिर 31 तारीख के पड़ गई पुणे। वैसे एक महीना में एक ही पुणे पड़ता है, लेकिन तो हमारे ते तो एक महीना में 2 पुणे कौन पढ़ नहीं सके क्या? हमारो महीना जो है वो अमास पुणे से ही शुरू खत्म होता है, सही में रही। लेकिन अंग्रेजी महीना में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो जनवरी 31 की है तो 1 जनवरी पड़ गई पुणे और 31 जनवरी पड़ गई पुणे। तो जो दूसरी पुणे है 31 जनवरी वाली पुणे है, वाय कहेंगे अपन क्या? ब्लू मून। क्या कहेंगे? बात सही में आ रही मेरी? एक कैलेंडर माह में जब पूर्णिमाएं हो, जब 2 पूर्णिमा रखें, 2 पूर्णिमा हो, दूसरी पूर्णिमा को चांद को ब्लू मून कहा जाता। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल में 31 दिनों से कम का होना है। ऐसा हर 2-3 वर्षों में होता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। वैसे तो ऐसा 2-3 साल में एक बार होता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एक साल में ये घटना 2 बार घट जाए तो उस ईयर को, उस साल को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर कहा जाता है। देखो देखिए, मासिक ब्लू मून 31 जुलाई 2026 को दिखाई देगा, है ना, जबकि आखिरी बार 31 अगस्त 2023 को इसको देखा था हमने। अब कब दिखाई देगा? 31 जुलाई 2026 को। 31 मई, सॉरी मैं जुलाई कह रहा हूं, मैं जुलाई क्या कह रहा हूं, 31 मई 2026। जबकि 31 अब ये 31 अगस्त 2023 को दिखाई दिया था। ठीक है, मई 26 में दिखा था 2023 में। अब देखिए ब्लड मून, एक घटना है ब्लड मून। ब्लड मून क्या चीज होती है? तो ब्लड मून समझिए, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को क्या कहते हैं? ब्लड मून कहा जाता है। जब लगातार क्या पड़ जाए? 4 बेर चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्लड मून कहा जाता है। देखिए संख्या साबित किया गया है 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को टेट्रॉइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रॉइड। टेट्रॉइड कह दूं या ब्लड मून कह दूं, ये क्या कहा है? जब लगातार 4 चंद्र ग्रहण, लगातार, जब पुणे भी चंद्र ग्रहण, बाकी अगली पुणे भी चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा के दिन। और लगातार 4 पूर्णिमा, कितनी पूर्णिमा को? तो उसे क्या कहेंगे अपन? ब्लड मून। क्या कहेंगे? ब्लड मून या फिर टेट्रॉइड कहा जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण से चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। आप समझते हैं ना क्या कह रहे हैं? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाए। देखो ऐसे सुन लो, आप देखना, जैसे मैंने कहा ये कंडीशन है, ये चंद्रमा है और इधर क्या है? सूरज है। ठीक, अब ये पृथ्वी आ गई बीच में, सूरज को प्रकाश चंद्रमा पे नहीं आ पा रहा हो। अगर आ रहा हो तो चंद्रमा पूर्ण दिखा रहा हो, तो कंडीशन क्या थी? पूर्णिमा की। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि पृथ्वी की छाया काय पड़ जाए चंद्रमा पे, तो चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देगा। इसको हम क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे? जो कब पड़ेगा? हमेशा पूर्णिमा को। पर हर पूर्णिमा को क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं में आपस में 5 डिग्री का क्या है? झुकाव है। पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं में कहूं तो सूरज चंद्रमा इतना हिट जाता है या उतना हिट जाता है, कभी कभी ही ये पृथ्वी के जस्ट पीछे आता है। समझ में आ रही है? इसीलिए पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती। और आप जानते हैं चंद्रमा चमकता काहे से? सूर्य के प्रकाश। अब ये पड़ेगा ही नहीं, पृथ्वी पे पड़ गया प्रकाश, उसकी छाया पड़ रही है तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और यही कंडीशन यदि ये चंद्रमा कहां पहुंच जाए? जहां, तो हमको इस चंद्रमा के वजह से क्या ना दिखाई दे? सूर्य ना दिखाई दे। क्या ना दिखाई दे? सूर्य ना दिखाई दे, है ना, हमको ना दिखाई दे, क्योंकि चंद्रमा की छाया काय पड़े? पृथ्वी पे पड़ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। तो क्या समझे हम कि भाई
चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है, यही इस पर लिखा हुआ था। ब्लड मून हो गया, इसके बाद में चंद्रमा से संबंधित हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की मध्यम दूरी क्या है, तो 3,84,300। ये कैसी दूरी है, एवरेज दूरी। ये कुछ तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जिन्हें हमें अलग से याद करना है। अधिकतम दूरी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अपोजी, और हिंदी में कहते हैं अपभू। क्या कहते हैं, अपभू, 4,06,000। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी उपभू 3,64,000। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। पृथ्वी की परिक्रमा कराने में और खुद की दूरी घूमने में, दोनों में समय लगता है सेम, इसलिए हमें मात्र कितना ऐसा दिखाई देता है, 59%। और चंद्रमा की घूर्णन अवधि खुद के दूरी पर तो 27 दिन 7 घंटे। अपने एक्स पे छोड़ो, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान छोड़ो, नहीं पढ़ना, द्रव्यमान के अनुपात में भी छोड़ दीजिए। घनत्व तो पानी के सापेक्ष में ये पढ़ लेना 3.34, और पृथ्वी घनत्व के सापेक्ष में 0.0654। सब छोड़ो, नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष में भले पूछ लें, अगर ये भले बन जाए एक बार सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष में या पृथ्वी के सापेक्ष में, घनत्व तो पूछते नहीं है, क्योंकि क्या पूछेंगे मेन, चंद्रमा का आकार। अब देखो एक और चीज, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और परिक्रमा करने में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो अगर पृथ्वी स्थिर होती तो इसको पूरा परिक्रमा करने में 27 दिन 7 घंटे का समय लगता, लेकिन जब ये इसने यहाँ परिक्रमा शुरू की तब ये यहाँ से थोड़ी सी यहाँ खिसक गई, तो इसको परिक्रमा थोड़ा सा इसका कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब इसको यहाँ तक जाना लगाना पड़ेगा। सही माने कि नहीं आ रही मेरी बात? तो इसीलिए ये 2.5 दिन क्या होती है, पीछे रह जाती है अपने चक्कर से। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा था, समझ रहे, मैं यहाँ बैठा था, मुझे यहाँ चंद्रमा दिखाई दे रहा है, बज रहे हैं 6, कितने बज रहे हैं, 6। अब अगले दिन पूरा 6 बजे वापस दिखना चाहिए अपन को चंद्रमा, लेकिन नहीं दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी ऊपर पहुंच जाएगी। तो अब चंद्रमा का जो चक्कर ये वाला कहाँ हो रहा है, पूरा ये यहीं पे आया, लेकिन पृथ्वी कहाँ गई, यहाँ। तो मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो अब मुझे यहाँ दिखाई देगा, मतलब 52 मिनट की देरी से। सुनो सरल सी भाषा में, कि चंद्रमा आज अगर 6 बजे उगो तो कल उगेगा 6:52 पे, और परसों फिर 52 मिनट। हर दिन चंद्रमा 52 मिनट की देरी से उगता है। आपने कभी कभी देखा होगा चंद्रमा रात के 10 बजे उग रहा है, जैसे करवा चौथ हो तो बेचारी प्यासी बैठी हैं, चंद्रमा की बाट हिर रही हैं, वो 9 बजे उग रहा है। कम मालूम, कभी कभी आपने देखा कि चंद्रमा सुबह 10 बजे भी चंद्रमा दिखाई देता है, देखा है? कभी कभी शाम को 4 बजे चंद्रमा दिखाई दे रहा है अपन को, वो कभी कभी रात के 12 बजे चंद्रमा नहीं उग रहा, 12 बजे चंद्रमा उग रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है, चंद्रमा हर दिन 52 मिनट की देरी से उगता है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। वो इन्हीं दिनों को एडजस्ट करके हम वो अधिक मास बना देते हैं। 3 साल में एक बार आता है ना अधिक मास, लौड़ को महीना बाद 12 13 महीना की साल होती, 2 आषाढ़ 2 सावन, होता कि नहीं होता, अधिक मास होता है वो। तो ये हमारे चंद्रमा संबंध और कोई फैक्ट होंगे तो हम उन पे कल चर्चा करेंगे, बाकी तो मैंने कंप्लीट बता दिया आपको, कल पढ़ेंगे हम, ठीक।